रेफरेंस बुक ले लो, रेफरेंस बुक ले लो, रेफरेंस बुक ले लो, रेफरेंस बुक वाले। तो हेलो माय डियर क्लास 10 के स्टूडेंट, मैं आप लोगों के सामने जो रेफरेंस बुक है, क्वेश्चन बैंक्स हैं जो अभी बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं मार्केट में और जिसका बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है, उसकी रियलिटी एक लेकर के आया हूँ। रियलिटी वो ये है कि रेफरेंस बुक और जो क्वेश्चन बैंक है आपके अभी किसी काम के नहीं है। यदि आप लोग जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, वो आपके बिल्कुल काम के नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा काम की चीज़ आपकी एनसीईआरटी बेसिक सी बुक है। इवन मैं तो कहता हूँ ठीक है यार, एक अभी देखिए आप लोग स्कूल में टीचर से पढ़ते हैं ना, क्योंकि आपको इनिशियल जो एनसीईआरटी से या जो आपके सब्जेक्ट मैटर से जो आपको फेमिलियर करा रहा है वो टीचर है। तो मान लिया आप टीचर से पढ़ रहे हैं और उसके बाद में बहुत हो गया आप घर आकर के वन शॉट देख रहे हैं, चलिए ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन उसके बाद में यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जो कि सीबीएसई की मेन प्रिस्क्राइब्ड बुक है, यदि आप उसको नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि सीबीएसई की जो बुक एनसीईआरटी की बुक है वो सीबीएसई आपको प्रिस्क्राइब करता है। आप देखोगे अपने सेकेंडरी करिकुलम में जो इस साल का करिकुलम डाला है ना 2025-26 का, उसमें आप जाकर के देखोगे तो आपको सारी जो बुक है आपकी प्रिस्क्राइब वो एनसीईआरटी की ही बुक मिलेगी आपको। लेकिन अब आप बोलोगे कि यार हमने तो कई वीडियोस में ये देखा है, कई जगह पे ये सुना है, इवन टीचर्स के मुंह से सुना है कि जो कई क्वेश्चंस रहते हैं उसमें ऑलमोस्ट 70%, 70 to 80% जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आते हैं एनसीईआरटी से, राइट, एनसीईआरटी से आते हैं। और उसके अंदर बाकी के जो 30% क्वेश्चंस रहते हैं वो आते हैं बाहर से, या उसको लोग बोलते हैं एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे होते हैं, क्या रियलिटी, उसको डीपली आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ में, और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो नॉलेज है, ये बच्चों के बहुत ज़्यादा काम आया, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जो 20 to 30% जो बोलते हैं ना एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड है, वो एक्चुअली एनसीईआरटी का ही मटेरियल है। मैं आपको बताऊं वो एनसीईआरटी का मटेरियल कैसे है। वो एनसीईआरटी का मटेरियल एक्चुअली में ऐसे है, क्योंकि मैं कितने बार, मैं अपने लास्ट वीडियो में, कई वीडियोस में बता चुका हूँ, यदि आप लोग अपने सीबीएसई एग्ज़ाम का ब्लूप्रिंट देखोगे, देखो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको, यदि आप ब्लूप्रिंट देखोगे ना तो वहाँ पर आपको 5 लेवल्स ऑफ आपके ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस दिखेंगे। रिमेंबरिंग बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन बेस्ड, फिर एनालिसिस बेस्ड, फिर इवेल्युएशन बेस्ड, और एक और है क्रिएशन बेस्ड। तो ये जो 6 लेवल्स है ना, ये 6 लेवल के जो क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछ रहा है, और इसमें भी सीबीएसई ने आपको बाइफर्केशन करके दे दिया है कि किस किस लेवल से क्या क्या आएगा। इसी को उसने कॉम्पिटेंसी लेवल बोला है। इट इज़ नथिंग बट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, में कितने बार बता चुका हूँ ये। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, जब तक आप देखो रेफरेंस बुक जो है ना वो आप नहीं भी करते हो, लेकिन एनसीईआरटी को आप पूरा रिमेंबर कर लेते हो, एनसीईआरटी को आप पूरा अंडरस्टैंड कर लेते हो, और जब ये 2 लेवल कर लेते हो ना आप, तो आपका एनालिसिस, यानी एनालिसिस बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन बेस्ड जो हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस हैं, इसकी प्रैक्टिस के लिए रेफरेंस बुक एक्चुअली बनाई जाती है, जो आप कर सकते हो। लेकिन रेफरेंस बुक वैसे लिखी नहीं जाती। और यदि मैं रेफरेंस बुक को पूरा कट आउट कर दूं, या रेफरेंस बुक की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं उस पॉइंट पे ही यदि स्टिक हूं, जो कि मैं हूं, आपको केवल करना है PYQs, दैट्स इट। PYQs करना है आपको बस। PYQs एंड एग्जाम्पलर, जो आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनी हुई है मैथ्स और साइंस की, वो इसीलिए बनी है यार कि आपने रिमेंबर कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, टीचर से समझ लिया। अब उसके बाद में एप्लीकेशन और एनालिसिस और इवेल्युएशन बेस के जो हायर ऑर्डर थिंकिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो करने के लिए आपको एग्जाम्पलर करना है मैथ साइंस में, और PYQs करना है ऑल सब्जेक्ट्स में। इतना केवल यदि आप कर लेते हैं ना तो आपके 90% के ऊपर बनेंगे ही, पक्का पक्का। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि यदि आप एप्लीकेशन, एनालिसिस और इवैल्यूएशन बेस के जो क्वेश्चंस की PYQ से, एग्जाम्पलर से अच्छे से तैयारी कर लेते हैं और
रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग का रिवीजन करते हैं, मतलब द रूल ऑफ 5 मैं बोलता हूँ, मिनिमम 5 टाइम्स एनसीईआरटी रिवाइज होना चाहिए, और 5 टाइम्स, और यदि आप कर लेते हैं ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कर लेते हैं, तो आपको एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ यदि याद हो जाता है, तो एप्लीकेशन एनालिसिस इवेल्युएशन के वाले जो क्वेश्चन है उसमें तुरंत आप पिन पॉइंट कर लेंगे कि यार ये यहाँ से पूछा है, इसका आंसर ये है। कितना भी घुमा करके पूछे, वो आपको एनसीईआरटी में सीधे वो लाइन दिखेगी कि ये उसका आंसर है, भाई तुम मुझे घुमा फिरा करके नहीं पूछ सकते, क्योंकि तुम यदि घुमा फिरा करके पूछोगे बिना तो उसका आंसर मुझे पता है सीधा सीधा आंसर है। एक्चुअली होता बोर्ड एग्जाम में यही है। अब आप बोलोगे रेफरेंस बुक बुरी है क्या? बुरी नहीं है। यदि आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए करना है तो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए रेफरेंस बुक लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेफरेंस बुक ही लगाना है। मैं नहीं बोलता कि रेफरेंस बुक लगाने से आपको सक्सेस मिल जाएगी या 95% मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रेफरेंस बुक में बॉस हर साल सीबीएसई में इतने एक्सपर्ट और नॉलेजेबल पर्सन बैठे हैं ना कि एप्लीकेशन एनालिसिस और इवेल्युएशन बेस के वो नए क्वेश्चंस बनाएंगे, हर साल बनाते हैं। यार तुम लोग क्या बात करते हो? बायोलॉजी नीट के जो क्वेश्चंस आप देख लो, सिंपल सी बायोलॉजी जिसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं, हर साल कितने परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस नए आ जाते हैं उसमें। ये सीबीएसई में वाला देता है, उसके बाद में आपको ये सीबीएसई वाला यहाँ पर क्लास 10th में 20 to 30% जो क्वेश्चन आते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग के, वो आते हैं इवेल्युएशन और क्रिएशन बेस के क्वेश्चन। तो आपको ऐसा लगता है वो आपकी रेफरेंस बुक से पूछेगा डायरेक्ट उठा करके? यार टॉपिक तो आप पीवाईक्यू से गेस कर सकते हो ना, हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं, लेकिन उससे हमेशा नए क्वेश्चन बनेंगे, नए क्वेश्चन बनेंगे। यार एआई बना देगा, चैट जीपीटी बनाएगा, आप उसका यूज़ करना सीख जाओ। मैंने नोटबुक एलएम का इतना ट्यूटोरियल डाला है, उसको देखो। आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। यदि आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का फ्रेमवर्क समझ लिया है तो उसी को प्रॉम्प्ट देकर के आप वैसे क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन रेफरेंस बुक ही सब कुछ है, नहीं, ये गलत है। आप केवल एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करो। रिमेंबर, रिपीटिशन इज फादर ऑफ लर्निंग। और उसके साथ में पीवाईक्यूज आप कर लो, बस आपका काम हो गया। एग्जाम्पलर वगैरह कर लो, लेकिन इसको अच्छे से करो, डिलीजेंटली करो। कभी छोटा थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ा, और पढ़ता कौन है यार, अभी के समय में वन शॉट देख लो। तो बॉस मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी यदि आपने नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, नहीं अपने माइंड में उतारा है, लाइन बाय लाइन उसको नहीं समझा है, तो आगे 11th और 12th में भी आपको प्रॉब्लम जाएगी। आई एम रियली सॉरी टू से दिस। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको तब करना पड़ेगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लर्न करके, फिर और पैसे आप देना कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि आपने ये मेहनत यहाँ पे नहीं की। इसलिए क्लास 10th में यदि आपको हेड स्टार्ट लेना है अच्छे से, 11th 12th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करना है और डीप तैयारी करना है, तो बॉस आप प्लीज़ 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 एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल अपने को उसको घोल के पी जाना है। तभी हम हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे। और आगे आने वाले 11th 12th में मैं आपको बता रहा हूँ पूरा रोड मैप 12th तक का, कि आप 10th भी कैसे बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे परसेंटेज से निकाल सकते हैं, प्लस 11th 12th में कैसे आप फुल्ली कॉन्फिडेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आपकी आदत है एनसीईआरटी को चाटने की, एकदम निचोड़ने की, खाने की, एकदम एक एक लाइन बाय लाइन लर्न करने की, वो आपको देखना कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। तो आई होप आपको ये रेफरेंस बुक की रियलिटी पता चल गई होगी, कहाँ यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, ये आपको खुद सोचना है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिविजन करते रहिए।